हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश व्यास ट्यूटोरियल जोधपुर में आपका स्वागत करता हूँ। ये मेरा चैनल है और इस चैनल के ऊपर मैं 10th क्लास, 12th क्लास और रीट, आरएस, एसआई, पटवार इन सब के कोर्सेज लेके आया हूँ। ठीक है ना? तो अगर आपने अभी तक इसे ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा प्लीज़। ओके, चलिए फ्रेंड्स, आज की जो क्लास है वो हम लोग ले रहे हैं रीट, आरएस, एसआई और पटवार की। इसमें जितने भी ऑल अदर स्टेट पीएससीज हैं, ठीक है ना, और जितने भी यूपीएससी के एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर ह्यूमन एनाटॉमी आती है, ह्यूमन फिजियोलॉजी आती है। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आज लेके आया हूँ और वो टॉपिक है ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ओके, इस चैप्टर को हम 3 पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका अक्षीय कंकाल तंत्र, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। ओके, उसके बाद में हम पढ़ेंगे इनका उपांगी कंकाल तंत्र, जिसमें हम इसके जो भी पाँव और हाथ वगैरह की जो हड्डियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की जो क्लास हम लोग ले रहे हैं, अभी वाली जो क्लास ले रहे हैं, इसके अंदर हम लोग सबसे पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। ओके, अब जैसे मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जैसे हम लोग ये बात करते हैं कि हम लोग जब स्केलेटन सिस्टम पढ़ते हैं तो इनमें किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी क्या होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अस्थि की संरचना, अस्थि में उत्पन्न जो विकृतियां हैं और उनका जो उपचार है, ठीक है ना, उनका जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। तो ऑस्टियोलॉजी क्या है? अस्थियों की संरचना, अस्थि में उत्पन्न विकृतियां और उनका जो उपचार, इन सब का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। तो पहला सवाल तो ये बनता है। दूसरा सवाल बनता है कि जब हम चिकित्सा विज्ञान की बात करते हैं, मेडिकल साइंस की बात करते हैं, तो मेडिकल साइंस के अंदर हम लोग बात करते हैं कंकाल तंत्र के बारे में। किसके बारे में? कंकाल तंत्र के बारे में। एक मिनट, कंकाल तंत्र के बारे में हम बात करते हैं। जो जॉइंट्स हैं, ठीक है, उनके बारे में, उनका परिरक्षण, उनका पुनः संग्रहण, उसका टूटना जुड़ना, ठीक है, उनकी क्रियाविधि, इनके बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम ऑर्थोपेडिक्स कहते हैं। आपने देखा होगा जो डॉक्टर होते हैं हड्डियों वाले, उनको हम ऑर्थोपेडिशियन कहते हैं। ठीक है ना? तो ऑर्थोपेडिक्स जो होती है वह चिकित्सा विज्ञान के अंदर जब हम कंकाल तंत्र, उनके संधियों और उनके परिरक्षण के बारे में पढ़ते हैं या उनके ऊपर काम करते हैं तो उसे हम ऑर्थोपेडिक्स कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं। इसके अलावा एक चीज़ और आती है कि जो हमारी हड्डियां होती हैं, ठीक है, उनमें एक तो ऑस्टिन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, और जो हमारी उपास्थियां होती हैं उसमें कॉन्ड्रीन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम अस्थियों का अध्ययन करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं? अस्थियों का अध्ययन करते हैं, तो वो ऑस्टियोलॉजी हो जाएगा क्योंकि उसमें ऑस्टिन प्रोटीन होता है। और अगर हम उपास्थियों का अध्ययन करें तो वो कॉन्ड्रोलॉजी हो जाएगा बिकॉज उसमें कॉन्ड्रीन प्रोटीन मिलता है। तो ऑस्टियोलॉजी और कॉन्ड्रियोलॉजी, ठीक है, ये सारा इसलिए है कि इनके अंदर कौन सा प्रोटीन मिलता है। तो कॉन्ड्रोलॉजी उपास्थि, ठीक है, उपास्थि मतलब क्या होता है? वो वाली बोन जो फ्लेक्सिबल हो। अस्थि मतलब हार्ड बोन, उनमें ऑस्टिन प्रोटीन होता है तो उसे हम ऑस्टियोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। और उपास्थियों के अंदर, ठीक है ना, हम लोग कॉन्ड्रीन प्रोटीन होता है इसलिए हम उसको कॉन्ड्रोलॉजी के नाम से पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये तो कुछ पॉइंट्स हो गए जिसको कि आपसे पूछा जा सकता है कि ऑर्थोपेडिक्स क्या है, ऑस्टियोलॉजी क्या है, ठीक है, कॉन्ड्रोलॉजी क्या है। तो ये आपको मैंने इसको बता दिया। अब हम आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, वो है कंकाल के बारे में, स्केलेटन के बारे में।
स्केलेटन क्या होता है? शरीर के अंदर या बाहर पाया जाने वाला कठोर एवं दृढ़ ऊतक से मिलकर बना संरचना। ठीक है। अब कुछ के अंदर तो क्या होता है कि ये शरीर के बाहर होता है, जिनके अंदर ये कंकाल शरीर के बाहर होगा उसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। ठीक है ना। जनरली ये आपको पता है कि जितने भी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स का मतलब जिनमें बैकबोन नहीं होती, जैसे यूनियो, पाइला, शंख, सिप वगैरह जो होते हैं, इनमें बाहर की तरफ ये पाया जाता है। ठीक है। और सामान्यतया ये मृत और निर्जीव वस्तुओं से बना होता है। वहीं जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, जिनमें बैकबोन होती है, उनके अंदर जो कंकाल तंत्र होगा वो शरीर के अंदर पाया जाता है, और जिनमें कंकाल तंत्र शरीर के अंदर पाया जाए उसको हम एंडोस्केलेटन कहते हैं। ठीक है। ये वाला जो स्केलेटन होता है, इसके अंदर जो होते हैं ये जीवित प्रकार के होते हैं, ये वृद्धि करते हैं। ठीक है। क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। तो आपसे दूसरा ये पूछा जा सकता है कि इनवर्टिब्रेट्स में, अकशेरुकियों में किस प्रकार का स्केलेटन होगा? तो आपको बताना है एक्सोस्केलेटन होगा। कैसा होगा? मृत और निर्जीव पदार्थों से बना होगा। कॉर्डेट्स के अंदर, ठीक है, मतलब जो वर्टिब्रेट्स है उनके अंदर कैसा स्केलेटन होगा? एंडोस्केलेटन होगा, शरीर के अंदर होगा। कैसा होगा? सजीव होगा या निर्जीव होगा? सजीव होगा, वृद्धिशील होगा। समझ गए? तो ये कुछ क्वेश्चन पहले ही स्लाइड पे बन गए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना। चलिए अब हम आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। अगला पॉइंट हम लोग देते हैं कि जैसे हम लोग जब मानव कंकाल तंत्र पढ़ रहे हैं तो हमें पता है कि मानव के अंदर जो कंकाल तंत्र होगा वो तो कौन सा होता है? एंडो ही होगा। अब हमें ये देखना है कि एंडोस्केलेटन के क्या कार्य हैं। कार्य देखने हैं हम लोगों को। तो एक तो आपको पता है कि ये दृढ़ होता है। ठीक है। दृढ़ होगा इसलिए ये हमारे शरीर को यांत्रिक सहायता देगा। क्या देगा? यांत्रिक सहायता देगा, मैकेनिकल सपोर्ट देगा। ठीक है। दूसरा, ये शरीर की निश्चित आकृति को बनाएगा। तो कहने का मतलब कि कंकाल तंत्र का कार्य क्या है कि ये दृढ़ है, यांत्रिक सहायता देता है और शरीर की आकृति को निश्चित तौर पे बना के रखता है। समझ गए? इसके अलावा हमारे शरीर में कई कोमल अंग हैं, जैसे मस्तिष्क हो गया, हृदय हो गया, फेफड़े हो गए, किडनी हो गए। तो इन सब का एक सुरक्षा घेरा बनाता है, इनको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, बाह्य आघातों से। इसके अलावा बड़े बड़े शरीर होते हैं, बड़े बड़े भार वाले शरीर होते हैं, जैसे व्हेल हो गया, हाथी हो गया, डायनासोर्स हो गया। तो उन शरीर को मेंटेन करना, उसको बना के रखने का काम भी कौन करता है? एंडोस्केलेटन करता है। ठीक है। इसके अलावा जितनी भी मांसपेशियां हैं, मांसपेशियां तभी कार्य करेंगी जब वो कंकाल से जुड़ेंगी। तो पेशियों को जुड़ने के लिए भी ये स्थान देता है, पेशियों को जोड़ता है, जिससे मांसपेशियां कार्य कर सके। इसके अलावा अब आपको पता है कि जैसे मांसपेशियां हैं वो कार्य कर नहीं सकती, वो तो क्या करती है कि कुछ उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, मतलब संकुचन और शिथिलन होता है। तो संकुचन और शिथिलन करके हड्डियों को के लिए वो हड्डियों को एक लीवर बना देती है। जैसे मेरे को हाथ को ऊपर करना है तो ये यहाँ की मांसपेशियां संकुचित होंगी तो ये हाथ ऊपर हो जाएगा। तो ये लीवर की तरह काम करती है। ठीक है ना। इसके अलावा आपको पता है कि हमारे शरीर में जो रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है, ब्लड सेल्स का, वो कहाँ पर होता है? हड्डियों के बोन मैरो में होता है। ठीक है। इसके अलावा जब आप श्वास लेते हो तो आपने देखा होगा आपका जो चेस्ट रीजन है, आपके जो रिब्स हैं वो फूल जाती हैं। हवा बाहर निकालते हो तो वो सिकुड़ जाती हैं।
तो उसमें भी ये मदद करता है मतलब श्वास में भी ये मदद करेगा, ठीक है सॉरी। और इसके अलावा ये श्वास नली के अंदर कुछ ट्रैकियल रिंग बनाएगा, ठीक है, और ये ट्रैकियल रिंग भी हमें श्वास लेने में मदद करेंगे। तो ये सारे कुछ कार्य एंडोस्केलेटन के होते हैं, ठीक है। तो हमने कार्य देख लिए। अब हम देखते हैं कि भाई ये स्केलेटन होता कितने प्रकार का है। तो जितना जो हम अंतःकंकाल की बात करते हैं, एंडोस्केलेटन की बात करते हैं, तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला अक्षीय कंकाल तंत्र मतलब एक्सियल एंडोस्केलेटन, ठीक है, जिसमें हम एक तो स्कल की बात करते हैं, ये वाला वर्टिबल कॉलम बैकबोन की बात करते हैं, स्टर्नम की बात करते हैं, ये आगे जो हड्डी होती है यहाँ पे, रिब्स की बात करते हैं, जो पसलियां होती हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर ध्यान रखना, ये कुल मिलाकर 80 हड्डियां होती हैं, ठीक है। इसमें हम कान की भी 6 हड्डियां लेते हैं, छोटी छोटी हड्डियां होती हैं कान के अंदर, 3 एक में और 3 दूसरे में। तो ये मिलाकर कुल 80 हड्डियां बनाते हैं। कितने बनाते हैं? 80, ओके, वयस्क के अंदर। और दूसरा आता है उपांगिक अंतःकंकाल तंत्र, जिसके अंदर हम बात करते हैं हाथ और पैरों के अंदर। एक तो गर्डिल्स होते हैं जहाँ पर ये जुड़े होते हैं, दूसरा हाथ और पैरों की जो हड्डियाँ होती है वो, ये सब मिलाकर तकरीबन 126 हड्डियाँ होती हैं। तो दोनों को मिला दो तो ये 206 हड्डियाँ हो गई, ठीक है। तो हम इस चीज़ को दो पार्ट्स में विभक्त करके पढ़ेंगे। अभी पहले मैं आपको अक्षीय वाला जो अंतःकंकाल है उसको पढ़ाऊंगा, इसी की अगली क्लास के अंदर उपांगी अंतःकंकाल को पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा जॉइंट्स के बारे में, ठीक है ना। जॉइंट्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं वो देखेंगे, और उसमें क्या अनियमितताएं होती हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब आप कुछ डायग्रामेटिक पार्ट में आ जाते हैं हम लोग। डायग्रामेटिक पार्ट के अंदर आप सबसे पहले ये देखो कि जो कंकाल तंत्र है, ठीक है ना, इसको हमने दो भागों में बांट दिया, अक्षीय और पाद कंकाल तंत्र। पाद कंकाल मतलब उपांगी, पाँव और हाथ पाँव वाले। अक्षीय कंकाल तंत्र जिसको आज हमने पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम एक तो स्कल की बात करेंगे जिसमें टोटल 8 हड्डियां होती हैं, दूसरा वर्टिबल कॉलम की बात करेंगे, तीसरा स्टर्नम और पसलियों की बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस करने। अब जब हम पाँव की बात करते हैं तो उसमें गर्डेल्स आ जाते हैं, मतलब ये शोल्डर वाला, ठीक है, ये नीचे वाला आ जाता है यहाँ पे, जहाँ पे कि आपका हेड ऑफ फीमर आके जुड़ता है, पेल्विक गर्डल, ठीक है। तो दो तरह के गर्डल आ जाते हैं, पेक्टोरियल और पेल्विक। उसके बाद में पाँव में हड्डियाँ आ जाती हैं, हाथ में हड्डियाँ आ जाती हैं, जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और ये सब मिलाकर 206 होती है। कितनी होती हैं? 206 होती हैं। ये हम लोग एक टेबल के द्वारा भी समझेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं डायग्राम के बारे में। पहला डायग्राम आप लोगों के सामने ये एक मनुष्य के कंकाल तंत्र का है, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट आ गया ये स्कल, ठीक है। स्कल में एक तो क्रेनियम सर की और एक फेशियल बोन्स होती हैं, ये 8 होती हैं, और ये कितनी होती हैं? 14 होती हैं। तो ये दोनों मिलकर कितनी हो जाएंगी? 22। कितनी हो जाएंगी? 22, क्लियर। इसके अलावा कान के अंदर 6 हड्डियां होती हैं, ठीक है। किसमें होती हैं? कान के अंदर 3 × 2, 6 हड्डियां होती हैं, ठीक है। तो ये टोटल कितनी हो गई? 28। इसके बाद में हम बात करते हैं बैकबोन की। बैकबोन की जब हम बात करते हैं तो बैक
बोन जो होता है दैट इज द वर्टिबल कॉलम। इसमें भी तकरीबन 28 हड्डियाँ 26 हड्डियाँ होती है सॉरी, ठीक है, तो उनके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद में हम शोल्डर की बात करेंगे। शोल्डर में क्लेविकल और स्केपुला 2 हड्डियाँ होती हैं। पेल्विक वाला जो पार्ट है इसके अंदर 3 हड्डियाँ मिलकर एक हड्डी का निर्माण करते हैं एक तरफ, ठीक है ना। इसके अलावा हाथ और पाँव में हड्डियाँ होती हैं, तो वो सब मिलाकर 206 हड्डियाँ होती है, जिनको हम स्टेप वाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। एक एक स्टेप ऐसे में तो बहुत सारे ऐसे आ जाते हैं, ऐसे एक साथ कर दिया तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होने लगेगा, इसलिए हम लोग सबसे पहले स्कल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? स्कल की बात करेंगे, ठीक है। तो स्कल के अंदर क्या होता है आप ये देखिएगा कि जो हमारा एक्सिल जो कंकाल तंत्र है, एक्सिल स्केलेटन सिस्टम है, अक्षीय कंकाल तंत्र है, ठीक है। इसके अंदर स्कल, गर्दन, धड़, पूंछ, वर्टिबल कॉलम, ये सब इसमें आते हैं। और एक वयस्क की हम बात करते हैं जो 18 साल का हो गया, उसमें ये अक्षीय कंकाल तंत्र में 80 हड्डियां होती हैं, और जो बच्चे होते हैं ना उनमें 87 होती हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये 87 हड्डियां 80 में कैसे बदली, तो ये मैं आपको बताऊंगा वर्टिबल कॉलम के सबसे नीचे वाले पोर्शन में, जहाँ पर ये हड्डियां जो होती हैं फ्यूज हो जाती हैं और फ्यूज होकर एक ही चीज़ बना देती हैं, ठीक है। तो इसको हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे, पर आपको ये याद रखना पड़ेगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अक्षीय कंकाल तंत्र में वयस्क में कितनी हड्डियाँ होती हैं तो 80 होती है, बच्चों में कितनी होती हैं तो 87 होती हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मनुष्य के स्कल के बारे में। स्कल के अंदर आपको पता है कि एक तो क्रेनियम कपाल और एक फेशियल मुंह की हड्डियां आती हैं, ठीक है। ये सारे सुरक्षा करते हैं किसकी? देखने में, स्वाद लेने में, गंध लेने में, सुनने में, संतुलन बनाने वाले अंगों की सुरक्षा करते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, अब ये देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेनियम की। क्रेनियम मतलब ये स्कल ऊपर वाला जो ब्रेन केस होता है उसकी, इसके अंदर आप देख पाएंगे कि इसमें टोटल, ठीक है ना, 8 बोन्स होती हैं। कितनी होती हैं? 8 बोन्स होती हैं। आपसे यही पूछा जाएगा कि क्रेनियम कितनी बोन से मिलकर बनता है, तो 8 बोन्स होती हैं, जिसमें फ्रंटल हो गया, ऑक्सीपिटल हो गया, स्फिनॉइड हो गया और इथमाइड हो गया, ये तो एक एक है, बट पैराइटल और टेम्पोरल ये दो दो होती हैं, ठीक है ना। पर होंगी तो 6 ना, तो 6 और 2 2 2 हो गई तो 8 हो गई। देखो पैराइटल जो होती है, ठीक है ना, उसकी अगर हम बात करते हैं, ये वाली, एक ये वाली और एक टेम्पोरल की बात करते हैं, तो ये 2 2 होती हैं, ठीक है। बाकी सब एक एक होती है। क्लियर? कोई कन्फ्यूज़न नहीं, आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, आपको तो केवल इनके नंबर याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई पहला क्वेश्चन आपके पास कि स्कल के अंदर जो क्रेनियम है इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 8 हड्डियां होती हैं, दिमाग में बिठा लो, ठीक है। इसके बाद में दूसरा आता है फेशियल। फेशियल जो होता है, जो मुंह वाला रीजन होता है, उसके अंदर जो हड्डियां होती हैं वो टोटल 14 हड्डियां होती हैं, ठीक है। 14 हड्डियां होती हैं, जिसमें नेसल हो गया, इंफीरियर नेसल हो गया, वोमर हो गया, लेक्राइमल हो गया, जाइगोमेटिक हो गया, पैलेटाइन हो गया, मैक्सिला हो गया, मैंडिबल हो गया, ये मिलकर टोटल 14 हड्डियां मिलकर फेस रीजन का निर्माण करती हैं। तो 8 वो और 14 ये, कितनी हो गई? 22। क्लियर है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो स्कल रीजन है, जिसमें ये क्रेनियल और फेस मिलाकर 22 हड्डियां होती हैं, ठीक है। इसमें +6 हम लोग कर लेते हैं कान की हड्डियां। किसकी? कान की। समझ गए? चलिए अब हम आते हैं उसके बाद में कि ये तो हमारे फेस वाला पार्ट हो गया। अब हम आते हैं वर्टिबल कॉलम के अंदर। वर्टिबल कॉलम इज ए बैकबोन,
बैकबोन जो होता है सर से लेकर बेस पीछे तक धड़ तक होता है। ये जनरली हमारे पूरे शरीर को एक डंडे की तरह सहायता प्रदान करता है, उसको एक तरह से सहारा देता है। पुरुष के अंदर ये चीज़ ध्यान रखना जो पूछा जाता है, पुरुष के अंदर जो वर्टिबल कॉलम है वो 28 इंच का या 71 सेंटीमीटर का होता है, और वहीं मादा के अंदर, फीमेल के अंदर ये 61 सेंटीमीटर या 24 इंच का होता है। 4 इंच का फर्क होता है। ठीक है, कितना फर्क होता है? 4 इंच का फर्क होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा जरूरी है इसको लर्न करना। ठीक है, तो इसको आप लर्न करिएगा। अब हम बात करते हैं कि इस वर्टिबल कॉलम के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। देखो, इस वर्टिबल कॉलम के अंदर सबसे पहले तो 60 वर्टिब्रास आती हैं। ठीक है, जिनको हम सर्वाइकल वर्टिब्रास कहते हैं, गले वाले रीजन के अंदर। ओके, कहाँ होती हैं? गले वाले रीजन में होती हैं, 7 होती हैं, जिनके ऊपर स्कल रखा होता है। ओके, उसके बाद में 12 जो होती हैं वो होती हैं थोरेसिक वर्टिब्रा। थोरेसिक वर्टिब्रा जो रिब्स केस बनाती है, मतलब जो पसलियों के मिलने के बाद एक रिब केस बनता है, वो रिब केस बनाती है। ठीक है, 12 रिब्स होती हैं, तो 12 ये थोरेसिक वर्टिब्रास होंगी। ठीक है, तो 7 ये, 12 ये। ओके, इसके बाद में 5 होती है लुम्बर वर्टिब्रास। ये वाली जो रीजन आप देख पा रहे हैं, ये वाला, यहाँ पे ये 5 लंबर वर्टिब्रास होती हैं। तो देखो 7, 12 और 5 ये हो गई। और इसके बाद में इसके लंबर वर्टिब्रास के नीचे एक सैक्रम और एक कोकिक्स, ये 2 होते हैं। ठीक है, ये जो सैक्रम और कोकिक्स होते हैं ना, ये 5 + 4 5 + 4 वर्टिब्रा से मिलके बनते हैं, मतलब 9 वर्टिब्रा से मिलते हैं। पर इनमें 5 फ्यूज हो जाएंगे और 4 फ्यूज होकर वो एक बना देंगे। तो ये टोटल कितने होते हैं? 5 + 4 9। पर ये 5 एक हो गया और 4 भी एक हो गया, तो ये रहेंगे कितने टोटल? तो ये जो 7 का डिफरेंस वहां मैंने आपको बताया था, बच्चों में 87 होता है और वयस्क में 80 होते हैं, तो वो 7 का डिफरेंस ये वाला है। बच्चों में ये 5 और ये 4 होंगी, बड़ों में ये एक हो जाएंगी। तो बच्चों के अंदर तो ये चीज होती है बच्चों में, और वयस्क में ये चीज हो जाएगी। ये चीज याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे हम इसको काउंट वयस्क के हिसाब से करेंगे तो 2 ही करेंगे, बच्चों के हिसाब से करेंगे तो 9 करेंगे। तो कितने हो गए? 7 और 12 19 और 5 24 और 2 26। तो 26 वर्टिब्रास होती हैं वर्टिबल कॉलम में एक वयस्क के। ठीक है, वयस्क के अंदर इतनी होगी। और अगर हम बच्चे की बात करें, बच्चों के अंदर हम बात करें, तो वहां पे यहाँ पे ये कितनी हो जाएंगी? 2 की जगह यहाँ पे 9 आ जाएंगी। तो कितनी हो जाएंगी? 12 और 7 19 और 5 19 और 5 24 और 9, तो ये 33 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? 33। समझ गए? ये एक डिफरेंस होता है जिसको आपको लर्न करके रखना है, इज ए इम्पोर्टेंट पार्ट। ठीक है, यहीं पर कंफ्यूजन आता है और कोई कंफ्यूजन नहीं है। समझ गए? चलिए, इसके बाद में हम बात करते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, जिसके अंदर आप देखें, ये देखिएगा, वर्टिबल कॉलम के अंदर जो सबसे पहले जो 7 होते हैं, ठीक है ना, जिसको हम सर्वाइकल कहते हैं, उनमें बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ठीक है, उसके अंदर एक पहला एटलस वर्टिब्रा होगा। ये पूछा जा सकता है पहले वर्टिब्रा का नाम क्या है? एटलस। ठीक है, दूसरा वर्टिब्रा कौन सा होगा? एक्सिस वर्टिब्रा होगा। ठीक है, तो ये पहले 2 वर्टिब्रास के बारे में पूछा जाता है। पहला वर्टिब्रा एटलस, दूसरा एक्सिस। ओके, ये पहला वर्टिब्रा है सर्वाइकल का, और इसके ऊपर सिर रहता है, रुका हुआ रहता है, और वहीं पर वो घूमने की कोशिश करता है, एक तरह से वो बेस बनाता है उसका। और एक्सिस वर्टिब्रा भी
एटलस वर्टिब्रा को रोटेट करने में हेल्प करता है, घूर्णन करने में हेल्प करता है। तो ये दो वर्टिब्रास मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इनके बारे में बार बार पूछा गया है, तो ये मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट लगा दूँ, ठीक है, तो इसको आप लर्न कर लेंगे। चलिए उसके बाद में हम बात करते हैं थर्ड पार्ट जो वर्टिब्रास का आता है, जिसमें टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रास आते हैं, ठीक है, जो लंबा सा पार्ट बना देते हैं। तो 7 में से 2 वो हो गए और 5 ये हो गए, तो मिलकर टोटल 7 हो गए, ठीक है ना। इसके बाद में अगला वर्टिब्रास आते हैं थोरेसिक वर्टिब्रास, जो 12 होते हैं। इनसे क्या होता है कि हमारी जो रिब्स होती हैं, पसलियाँ जो होती हैं, वो इनसे निकलती हैं, ठीक है। इसके बाद 5 लंबर वर्टिब्रास होते हैं, बड़े होते हैं ये साइज में, ठीक है, तो 5 ये हो गए, तो ये 7, 12 और 5, तो ये 24 हो गए। अब क्या होता है कि 2 वर्टिब्रास और होते हैं, जो सबसे नीचे वाले बात करता हूँ मैं, तो सैक्रम, ये देखो आप, ये वाला जो है सैक्रम, इसमें ये सैक्रम 1, सैक्रम 2, सैक्रम 3, सैक्रम 4 और सैक्रम 5, ये 5 सैक्रम वर्टिब्रास मिलकर एक वर्टिब्रा बना देते हैं। 5 फ्यूज हो जाते हैं, एक बन जाता है, ठीक है। तो ये 5 सैक्रम वर्टिब्रा होते हैं बच्चों के अंदर, ये आपस में संयोजन करके ये त्रिकोणीय अस्थि बना देते हैं, जिसको हम सैक्रम कहते हैं, ठीक है। 16 से 18 वर्ष की उम्र में इनका जुड़ना शुरू होता है, वयस्क होते होते ये पूरी तरह से जुड़ जाता है। उससे पहले ये 5 होते हैं और वयस्क होने के बाद ये 1 रह जाता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था इसके बारे में। दूसरा होता है कॉकिक्स, ये 4 है, कॉकिक्स 1, कॉकिक्स 2, कॉकिक्स 3, कॉकिक्स 4, ये चारों मिलकर भी एक बन जाता है, ठीक है ना। यूँ तो 4 ये 5 ये 9 हो गए, पर ये जब फ्यूज होकर एक एक बन जाएंगे तो 2 रह जाएंगे, तो 7 का डिफरेंस आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये वयस्क होने पर ये फ्यूज होकर एक बन जाते हैं, ठीक है। तो अगला जो वर्टिब्रा होता है वो कौन सा होता है, कॉकिक्स या कॉकिक्जी, ये वाला, ठीक है। और ये 4 होते हैं जो मिलकर एक बना देते हैं, और ये रीढ़ का अंतिम सिरा होता है, ठीक है। तो क्या हुए, 7, 12, 5 और 9, ये तो बच्चों में, ठीक है। और वयस्क की बात करें, एक मिनट, अगर हम वयस्क की बात करें, उसके अंदर 7, 12, 5 और 2, कितने हो गए ये, 7 और 12 19 और 5 24 और ये 2 26, और इसमें 7 और जोड़ दो तो ये कितने हो जाएंगे, 33। ये डिफरेंस हो गया इनके बीच का 7 का, ठीक है ना, 7 का डिफरेंस हो गया। क्लियर हो गया ना ये 7 वाला पॉइंट, तो इसमें तो कोई टेंशन आनी नहीं है। चलिए अब हम आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर, जिसमें हम बात करते हैं थोरेसिक वर्टिब्रास के बारे में। अब जो रिब्स होती है ना हमारी पसलियाँ, ये मिलकर थोरेसिक वर्टिब्रास होती हैं, उन्हीं से निकलती हैं। तो 12 जोड़ी थोरेसिक वर्टिब्रास होंगे, वो रिब्स बनाएंगे। इसमें जो पहली 7 जोड़ी होती हैं, पहली 7, ठीक है ना, वो जो होती हैं उनको हम वास्तविक रिब्स कहते हैं। वास्तविक रिब मतलब वो पीछे से शुरू होती है और आगे आकर स्टर्नम पे जुड़ जाती है, ठीक है। ये देखो आप, इसको हम चित्र के द्वारा समझ पाएंगे। ये देखो, ये देखो, ये जो पहली 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तक ये पीछे से शुरू होती है और आगे आकर ये वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पर जुड़ जाती है, जिसको हम स्टर्नम कहते हैं। ये वाला पार्ट स्टर्नम है, ठीक है ना, इस पे जुड़ जाती हैं। तो इन 7 को हम ट्रू रिब्स कहते हैं, वास्तविक पसलियाँ। ये देखो आप, इनको हमने ट्रू रिब्स या वास्तविक पसलियाँ कहते हैं, ठीक है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो
इसके बाद की जो 3 होती हैं, 7 के बाद की 3 तो 10 हो जाएंगी। ये क्या करती है कि डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जुड़ती, स्टर्नम से ये जुड़ती हैं कार्टिलेज के द्वारा, इसलिए हम इसको फॉल्स रिब्स कहते हैं, कूट पसलियाँ। क्या कहते हैं? कूट पसलियाँ। और लास्ट 2 जो जोड़ी पसलियाँ होती हैं वो फ्री होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, वो आगे आके स्टर्नम से नहीं जुड़ती, इसलिए हम उनको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ठीक है ना? जापानी व्यक्ति होते हैं, उनकी हाइट थोड़ी कम होती है तो उनमें 10 जोड़ी रिब्स मिलती हैं, 12 होती नहीं है। ठीक है ना? वो वाली चीज़। तो ये देखो आप यहाँ पे इस डायग्राम से हम इस चीज़ को समझेंगे कि पहली 7 ये वाली वास्तविक है जो आगे आकर स्टर्नम से जुड़ती हैं, उसके बाद में 8, 9 और 10 ये फॉल्स है जो यहाँ आगे आकर यहाँ पर किससे सीधी इससे नहीं जुड़ती, कार्टिलेज से जुड़ती है, फिर कार्टिलेज जाकर आगे जुड़ता है। ठीक है? और जो 11 और 12वीं है, ये देखो आप 11वीं वाली ये दिख रही है आपको और 12वीं वाली ये दिख रही है आपको। तो ये 11 और 12 ये फ्री होती हैं जो हमारी किडनीज को प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है? अब इनमें आप देखो कि इनके कार्य क्या है, हम इस चीज़ को भी देख लेते हैं। ये देखो रिब्स के जो कार्य है वो एक तो ये हृदय को, बड़ी रुधिर वाहिनियों को और फेफड़ों को सुरक्षा प्रदान करेगा, जो डेलिकेटेड पार्ट को सुरक्षा देता है हमारा कंकाल तंत्र। दूसरा श्वसन के अंदर मदद करेगा। ठीक है? और अंतिम 2 जो पसलियाँ है वो किडनी को सुरक्षा देगी। किसको सुरक्षा देगी? किडनी को सुरक्षा देगी। समझ गए? तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा आज का हो गया एक्सिल स्केलेटन सिस्टम। इसके अंदर हम लोगों ने क्या देखा कि ये देखो 12 जोड़ी है ना, 1 मिनट इसको देखते हैं हम लोग। ये 12 जोड़ी हैं तो 12 इंटू 2 24 हो गई, 24 ये हो गई हमारे पास। ठीक है? इसके अलावा ये हम बात करते हैं इसकी, तो ये वाली कितनी हो गई? 26। 26 और 24 कितनी हो गई? 26 और 24 कितनी हो गई? 30, 40, 50। 50 ये इसके अंदर कंबाइन हो जाएगा और ये भी हो गया 50, ये हो गई 50 और 20, 60, 70, 78, 69, 70 पूरे, सॉरी 79, 80 टोटल ये 80 बोन्स हो जाती हैं। कौन कौन सी होती हैं 80 बोन्स? इनको हम पूरा एक बार डिटेल से एक टेबल के अंदर मैं आपको बताता हूँ। ये देखिएगा इसकी टेबल, ये इनको काउंट कर लीजिएगा एक बार। ठीक है ना सबको? क्योंकि सबसे पहले 8 और 14 22, ठीक है, 22 और 6 28, 28 और 26, 28 और 26 कितने हो गए? 28, 38, 48 और 6 54, 54, 54 और 24 ये वाले, 54 और 4 कितने हो गए? 54 क्या 56 और 4 60, 70, 80 बराबर 80 हो रहा है। ठीक है ना? तो टोटल ये 80 बोन्स मिलकर इसका निर्माण करती हैं। ठीक है? क्लियर है? तो हमने आज जो टॉपिक किया वो किया एक्सिल स्केलेटन सिस्टम। ठीक है? और इसी के साथ मैं आपको एक और क्लास इसी की दे रहा हूँ जिसके अंदर मैं अपेंडिकुलर मतलब उपांगी स्केलेटन सिस्टम और इन दोनों स्केलेटन सिस्टम की जो 206 हड्डियाँ हैं उनकी पूरी टेबल, ठीक है, वो भी अपन उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो हमने आज की जो क्लास करी है जिसके अंदर हमने
डिस्कस किया है इस पूरे सिस्टम को, ठीक है ना। तो आपको ये क्लास कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, और इसके लिए आप अपना कमेंट्स भी कर सकते हैं। और अगली मेरी 2 क्लासें और ले लेना, वो लेने के बाद आपका पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा यूपीएससी और आरपीएससी के सारे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। ओके, डन। चलिए।